अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MCM 301 का फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूँ। सिलेबस आप देख लें, लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जो है इसमें शामिल है। फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न ये आप देख लें, मैंने सारा लिखा हुआ पेपर पैटर्न। 40 MCQs होंगे, ठीक है, उसमें से 33 माने जाएंगे, करेंगे तो सारे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 जो है करने होंगे, 3 नंबर का है क्या, 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, 3 करने होंगे, और 15 मार्क्स यानी 5 नंबर का एक है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास पेपर पैटर्न हो गए। टोटल नंबर हो गए 60 मार्क्स, और पासिंग मार्क कितने हैं, 12 नंबर अगर आगे आपके, तो आप जो है पास हो जाएंगे, यानी कि 20% वाला बंदा जो है पास होता है, ठीक है। तो यानी ये आप जो है पासिंग मार्क्स है, इसमें फिर GPA जो है बहुत कम होगा, ठीक है। वही बात है कि अगर जितना अच्छे से अच्छा नंबर होंगे उतना फिर अच्छे से अच्छा आपका GPA बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर 12 मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो ये वाला सब्जेक्ट आपका पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है, 90 मिनट, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए जो है यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। इसमें जितने भी हमारे क्विजेज हुए थे ना, फाइनल टर्म के क्विजेज, वो इसमें शामिल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो शामिल हैं। तो और यानी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। उम्मीद है कि ये अगर आप सवाल करते हैं तो इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आपने हैंड्स आउट भी पढ़ने हैं और उसके बाद आपने पेपर देना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेपर आपका अच्छे से अच्छा होगा, और पास पेपर भी आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, सिलेक्ट विच सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड इन योर स्टेटमेंट व्हेन यू नीड टू आंसर कॉन्साइजली। ठीक है, जब आपको ज़रूरत है आंसर कॉन्साइजली, तो आपने जो है इंक्लूड करना है अपनी स्टेटमेंट में टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन। टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, जब आपको चाहिए आंसर कॉन्साइजली। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप्स आर ट्रू एक्सेप्ट, सारी बातें और ठीक हैं, इसके अलावा, यानी ग्रुप्स में इसके अलावा जो है बात है, और बाकी सारी ठीक हैं, ये वाली बात गलत है। ग्रुप मेंबर्स मस्ट इंटरेक्ट फेस टू फेस, ग्रुप मेंबर्स जो है ना मस्ट इंटरेक्ट होते हैं फेस टू फेस, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी और सारी क्या बातें हैं, ट्रू। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है, चलते हैं हम अपने 3 सवाल पे। Which one of the following refers to the seating arrangement in which people in the audience are seated in rows and column without table? ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रोज एंड कॉलम विदाउट टेबल, टेबल के बगैर होती है, तो उसमें कहते हैं थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट, थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इफेक्टिव रीडर्स विजुअलाइज द डैश बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, राइट करने से पहले जो है ना रीडर क्या कहता है, इफेक्टिव राइटर्स विजुअलाइज द रीडर, यहाँ पे आ जाएगा रीडर बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, लिखने से पहले जो है ना रीडर, इफेक्टिव राइटर विजुलाइज करता है किसको, यानी रीडर को। फर्स्ट वाला, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग गाइडलाइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेक योर राइटिंग कॉन्क्रीट एक्सेप्ट, इसके अलावा यानी कि यूज पैसिव वर्ब्स, इसके अलावा वाली बाकी जो चीज़ें गए ठीक है, इसके अलावा टू फाइंड दी राइट मीडिया for your presentation you need to first determine options, the size of your audience, the presentation budget, equipment and supply limitation। तो इसमें सारी क्या आ जाएगी बात, ऑल, सारी बातें क्या है, ठीक है। इनके फाइंड करना राइट मीडिया अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको ज़रूरत होगा फर्स्ट डिटरमाइन करना आपकी ऑडियंस का साइज कितना है, प्रेजेंटेशन का बजट, इक्विपमेंट और सप्लाई लिमिटेशन, सारी बातें आपको देखनी। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिटन फॉर अ जनरल रीडरशिप, यहाँ पे आता है हमारे पास इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एट्स वाला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फाउंड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ बिजनेस राइटिंग, सारी जो बातें ना, स्टेप्स होते हैं किसमें, प्लानिंग स्टेज में बिजनेस राइटिंग, यानी कि डिटरमाइन करना अपने पर्पस को, कंसिडर करना अपने रीडर को, चूज करना आइडिया, डिटरमाइन करना अप्रोप्रिएट कंटेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर प्रमोशनल एंड इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन, तो ये दो बातें नहीं अगर आ जाती हैं ना, बोथ प्रमोशनल और इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन है, इन आइदर द प्रोडक्टिव और इंटरेक्टिव मोड्स, तो वो होता है हमारे पास यू फॉर्मेशन, बस ये आपने याद रखना, ठीक है। यानी कि प्रमोशनल और इंफॉर्मेशन और आ जाता है, तो वो कौन सा है, यू फॉर्मेशन, यू फॉर्मेशन। कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट इनहेंसेस द डैश, यानी कि कंसिस्टेंट अगर एक ही जो है ना, यानी आई कॉन्टैक्ट रहेगा, वो इनहेंस क्या करता है, मैसेज के इंपॉर्टेंस को क्या करता है, इनहेंस बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्या है, सर्वेज शो दैट फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल इज वन ऑफ द डैश फियर्स पीपल हैव,
यानी कि कौन सा जो है खौफ सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लोगों के सामने बोलने वाला खौफ ना, अगर ये टेस्ट, ये सर्वे से ये जो है ये चीज़ शो हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, डैश ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर रिसर्चिंग, राइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसमें कहते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। फोर मेजर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, चार जो है मेजर टाइप्स होती हैं इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसेस, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स। जी 14 वाला सवाल है हमारे पास, स्पीचेस अबाउट ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसेस एंड इवेंट्स आर फेयरली कॉन्क्रीट, स्पीचेस अबाउट कॉन्सेप्ट्स आर मोर डैश। जो होती है ना स्पीचेस कॉन्सेप्ट के हवाले से, वो क्या होती हैं, मोर एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है स्पीचेस अबाउट कॉन्सेप्ट टेक ऑन अ डैश टोन, किस टोन में होती हैं, परसुएसिव टोन, परसुएसिव टोन। A speech designed to change or reinforce the audience beliefs or action। तो जो परसुएसिव स्पीच है ना, वो यानी कि चेंज कर देती है ऑडियंस के बिलीव्स को, अकायद को और एक्शंस को। उसको कौन सी हम कहते हैं स्पीच, परसुएसिव स्पीच, जो कि चेंज कर देती है ऑडियंस के अकायद को, एक्शंस को। A dash speaker must have a strategy to win the audience to his or her side। यानी कि कौन सा स्पीकर जो है ना वो विन कर लेता है अपनी ऑडियंस को, टू हिज और अपनी साइड पे ले जाता है, यानी अपने अकायद की साइड पे ले जाता है, तो वो होती है परसुएसिव स्पीकर, परसुएसिव स्पीकर। नेक्स्ट क्या है, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस और कंसर्न्स में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कंटेंट बाय द यूज ऑफ डैश। क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, रिटोरिकल क्वेश्चंस को इस्तेमाल कर, ठीक है। व्हेन डन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, इन प्रेजेंटेशन के दौरान, द बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर क्वेश्चन और कमेंट इज आफ्टर ईच की पॉइंट। यानी सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, यानी कि सवालात पूछने का, ठीक है, या कमेंट्स करने का, आफ्टर ईच की पॉइंट, हर की पॉइंट के बाद आप एक सवालात उनसे कहें कि आप सवालात इसमें पूछ सकते हैं, हर की पॉइंट के बाद। आफ्टर इनवाइटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, जब आपने इनवाइट किया क्वेश्चंस को ऑडियंस की तरफ से, अब प्रेजेंटर शुड पॉज, जो प्रेजेंट कर रहा है उसको चाहिए कि रुक जाए एट लीस्ट, कम अज कम 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड रुके और उनके क्वेश्चन को ले, ठीक है, 30 सेकंड यहाँ पे आपने याद रखना बात। फोर स्टेप्स आर एसेंशियल टू एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए जो है 4 स्टेप्स जो है जरूरी होते हैं। कौन कौन से, लिसन यानी कि बात सुनना उसकी, डिसन, अफर्म और आंसर करना, ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए, लिसन, डिसन, अफर्म, आंसर। जो पहली दो चीज़ें ना इसमें से, यानी कि लिसन और डिसन, ये प्रेजेंटर इज इन द रोल ऑफ, किसका होता है रोल, रिसीवर का, ठीक है, प्रेजेंटर इज इन द रोल ऑफ रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है ना, बात सुन रहा है, उसकी होती है पहली दो। और अगली होती है थर्ड और फोर्थ, प्रेजेंटर रिज्यूम्स द डैश रोल सेंडर, सेंडर का होता है अफर्म और आंसर, यानी जो सेंड कर रहा है अफर्म करना और फिर क्या करना, आंसर देना। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको, लिसन और डिसन जो है ये रिसीवर की रोल है, और अफर्म और आंसर जो है ये सेंडर, जो सेंड कर रहा है। Concrete thinkers communicate in shorter sentences and use words like dash, bottom line। यहाँ पे कहा जाएगा bottom line। Dash thinkers tend to be more expressive and use words like possibilities। यहाँ कहता है conceptual thinkers, ठीक है, conceptual thinkers जो है ना tend to be more ज़्यादा expressive होते हैं और इस्तेमाल करते हैं words like possibilities, तो होते हैं conceptual thinkers। डैश सर्व्स टू क्लैरिफाई अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, यानी कि क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन को क्या करना, ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेना। क्या चीज़ होती है, पैराफ्रेजिंग। अगर हम उसकी पैराफ्रेजिंग कर लेंगे तो उस क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन को हम क्या कर लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे, तो पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास 26 वाला, डिसर्नमेंट इज रिलेटेड टू डैश। डिसर्नमेंट जो है रिलेट रहती है किसके साथ, परसेप्शन के साथ। अ स्किलफुल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि जो स्किलफुल रिस्पॉन्स होता है ना वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, यानी कि अफर्मेशन एंड आंसर, ठीक है, अफर्मेशन पे और आंसर पे, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ये बात। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी अल्टीमेटली लेड्स टू अ लॉस ऑफ डैश। डिसऑनेस्टी जो है ना अल्टीमेटली लेड करती है टू लॉस ऑफ, क्या चीज लॉस कर देती है, क्रेडिबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठीक है। देयर आर थ्री एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू एन ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के जो है ना 3 एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एक तो होता है एग्री, एक होता है रीअप्रोच, एक होता है आर्बिट्रेट। ये जो है 3 चीजें, 3 एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं टू एन ऑब्जेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्शन पे इनकी 3 एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, या तो एग्री कर लो आप,
जो उसने ऑब्जेक्शन दिया है उससे एग्री कर लो, या तो री अप्रोच बदलो, उस अप्रोच को थोड़ा बदलो, आर्बिट्रेट, या तो फिर उसे इनकार कर दो, यानी कि ये बात ठीक नहीं है, इस तरह का बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्शन कैन बी रिजॉल्व विद द यूज ऑफ अ डैश रिस्पॉन्स, क्या था, फील फेल्ट फाउंड। Three tactics can be employed for dealing with disruptive incidents. तो कहते हैं detour, delay और dismiss। ठीक है, तीन यानी कि चीज़ें होती हैं employ for dealing with disruptive incidents के साथ डील करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, detour, delay और dismiss। ठीक है, disruptive behavior is a form of dash। disruptive behavior जो है ना किस चीज़ की फॉर्म है, सेल्फ डिफेंस की फॉर्म है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस। अब मीटिंग रूम कन्वेज अ डैश, मीटिंग रूम जो है ना कन्वे क्या करता है, मैसेज, मैसेज को कन्वे कर रहा था मीटिंग रूम। बिटवीन सीटिंग के दरम्यान में डैश नीड टू बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर अ सेफ एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ अ रूम। यानी कि जहाँ पे सीटिंग लगी होती है उनके दरम्यान में खाली जगह होती है, ठीक है, ताकि ट्रैफिक आराम से आ सके जा सके, यानी कि लोग जो है ना, लोग यानी प्रेजेंटेशन यानी बैठना उन्होंने दरम्यान में जगह खाली होती है तो आराम से वो आ सकें जा सकें, तो उसको हम कहते हैं एजल्स। ठीक है, एजल्स। With the dash, people in the audience are seated in a rows and column without table। ये ऊपर हो चुका है, यानी कि थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट। To compensate for the possible discomfort of dash seating, a dynamic style of delivery is essential। तो होता है थिएटर स्टाइल, थिएटर स्टाइल। Each audience member can see everyone's face in the row। यानी ये हर बंदा जो है ना ऑडियंस का मेंबर वो देख सकता है हर बंदे के फेस को पूरी रो में। तो होता है सेमी सर्कल, यानी एक सर्कल सा बना होता है ना, ये है ना हमारे पास, ये इस तरह का सर्कल सा बना होता है, सर्कल सा। अब ये बंदा है इसको भी देख सकता है, यानी हर बंदे को, ऐसे बंदे बैठे हुए सारे, इन सब को देख सकता है ना, तो ये क्या होता है हमारे पास, सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल से क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश स्टाइल इज सो कॉल्ड बिकॉज इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स वेयर द प्राइमरी इंटेंट इज लर्निंग। यहाँ पे आता है हमारे पास कन्वेंशनल क्लासरूम, कन्वेंशनल क्लासरूम, ठीक है। डैश इज सूटेबल फॉर प्रेजेंटेशन टू स्मॉलर ग्रुप, छोटे ग्रुप्स के लिए जो है क्या चीज़ सूटेबल है, टी फॉर्मेशन, टी की फॉर्म में जो है ना वो टी फॉर्मेशन, ठीक है। दिस सीटिंग अरेंजमेंट इज एन अडॉप्टेशन ऑफ द कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल, कहते हैं मॉडिफाइड टी फॉर्मेशन, मॉडिफाइड टी फॉर्मेशन। एक जो है वन पोटेंशियल ड्रॉबैक टू दी यू फॉर्मेशन का जो है एक ड्रॉबैक है, एज विद दी टी और मॉडिफाइड टी में, इज दैट सीटिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड। सीटिंग कैपेसिटी जो है ना बहुत क्या होती है, लिमिटेड होती है। देखिए यू होगा ना, ऐसे यू की फॉर्म है, यानी यहाँ पे ऐसे सीटें लगी हुई है, ऐसे ये सीटें, एक ही सीट लगी हुई है, एक यहाँ पे सीट लगी यू बना है, तो काफ़ी ज़्यादा जगह क्या होती है, खाली होती है। तो ये बात इसमें बताना जा रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी जो है ना, सीटिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज आइडियल फॉर ग्रुप डिस्कशन पार्टिकुलरली बिटवीन 10 एंड 15 पार्टिसिपेंट। जब 10 से 15 लोग हों उन्होंने आपस में डिस्कशन करना, तो वो होता है फिर यू फॉर्मेशन बोर्ड रूम, ठीक है, यू फॉर्मेशन बोर्ड रूम 10 से 15 लोगों के लिए। डैश इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल क्लासरूम सेटिंग फॉर वी फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि वी की फॉर्म बनी होती है ऐसे ना, वी, ये इसका वी फॉर्म जी। नेक्स्ट हमारे पास है वी फॉर्मेशन लाइक द मॉडिफाइड टी इज रियली more interesting than dash conventional arrangement, conventional arrangement जी। नेक्स्ट का पीपल बिकेम अनकंफर्टेबल इन अ रूम दैट इज, लोग जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं जो कि जो सा रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत जो है वो गर्म हो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डैश प्रेजेंटेशन कैन बी रियल टाइम और प्रिपेयर्ड इन एडवांस, इनकी प्रेजेंटेशन को जो है आपने उसी टाइम अगर क्या करना है, बनाना है, प्रिपेयर करना है, अली या करना है एडवांस पहले, होता है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर बेस्ड को आप जो है वो रियल टाइम में भी बना सकते हैं, उसी टाइम आप जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं साथ साथ बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, और पहले भी बना सकते हैं एडवांस, ठीक है, पहले आप बना लें फिर आप उसको प्रेजेंट कर। 47 वाला कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज प्राइमरीली एंड इंटरचेंज, उसमें कहते हैं डायडिक कम्युनिकेशन, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उसमें कहते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। डैश इज अ ब्लेंडिंग ऑफ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन, ठीक है, क्या चीज़ जो है ब्लेंड करती है आप ग्रुप प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन, तो उसका नाम ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तीन जो है फेजेस होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के, क्या क्या होता है, यानी कि जनरेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ को जनरेट किया जाए, एनालिसिस किया जाए और एक्शन प्लानिंग, एक्शन लिया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूजफुल फॉर, ब्रेन स्टॉर्मिंग है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जनरेटिंग मैनी आइडियाज इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जनरेट करना मैनी बहुत सारे आइडियाज छोटे वक्त में थोड़े से टाइम में, इनकरेज करना क्रिएटिव स्पॉन्टेनियस थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प करना लोगों की टेम्परेरी सस्पेंड जजमेंट, उस पर एक्सपेंड करना, पिगी बैकिंग ऑन आइडिया, उस पर यानी अमल करना। तो ये जो है हमारे में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ये जो है 50 सवालात है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। इसके अलावा आपने हैंड्स आउट लाजमी पढ़ना है क्योंकि और भी सवालात काफ़ी सारे थे, इसलिए मैंने सोचा बस 50 बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। और इसलिए बस ये 50 सवालात यानी कि जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट सवालात वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा आपने हैंड्स आउट लाजमी पढ़ने हैं ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल में अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।